फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चैप्टर 7 पौधों को जानिए लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पौधों को जानिए। जैसा कि आपने अपने बाहर निकलकर चारों तरफ देखा होगा कि बहुत टाइप के प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं। आप उन्हें क्या देखते हैं कि कुछ पौधे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो बड़े होते हैं और कुछ जो होते हैं वो धरती पर जो होते हैं हरे रंग के धब्बे की तरह दिखाई देते हैं, जैसे कि काई जिसको कहते हैं। और कुछ पौधे में होती हैं कि हरी हरी पत्तियां होती हैं, जबकि कुछ पत्तियां जो होती हैं वो लाल कलर की होती है, मतलब लगभग उसमें लाल कलर के छींटे होते हैं। कुछ फूल बड़े होते हैं, कुछ फूल लाल होते हैं और कुछ नीले होते हैं। इस तरह से कुछ पौधों में फूल होते ही नहीं हैं। तो हमने क्या देखा, अपने आसपास बहुत टाइप के पौधों को देखा। और जैसे कि हमारे विद्यालय के रास्ते में या बाग बगीचों में हमने ऐसे टाइप के बहुत सारे पौधों को देखा। तो यहाँ पर जैसे कि पौधे के कुछ भाग इसमें दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा तो पौधे के यहाँ पे आप बहुत सारे भाग को देख सकते हैं। इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है वो जड़ हो गया। उसके अलावा जो ये गई है डंडी जैसे, उसको हम तना बोलते हैं। ये जो भाग दिख रहा है वो उसका पत्ता हो गया, लीव्स। और इसके ऊपर जो ये है ये फ्लावर्स हो गए। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि एक पौधे में बहुत सारे भाग होते हैं और सभी भाग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और सभी के अपने अपने कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ कार्य होते हैं। तो आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानते हैं और उसमें अंतर समझने के लिए हमें क्या होती है, सहायता मिलेगी। इस तरह से उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि पौधे में हम यहाँ पर देख रहे हैं 7.1 वाले में मैंने आपको बताया कि तने, शाखाएं, जड़, पत्तियां ये सभी उसमें क्या है, बनी हुई होती हैं। और इसको बोला गया है कि इसमें रंग भरने के लिए कहा गया है। अब हम बात करते हैं इस डायग्राम में। तो आप देख रहे हैं क्या, इसमें प्रकृति का भ्रमण। आप देख रहे हैं कि हर जगह हरियाली छाई हुई है और बहुत सारे पौधों के बारे में इसमें इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो आइए अब हम भी प्रकृति के साथ करते हैं, जिससे हमें मतलब यहाँ पर हमने इसके बारे में देखा। तो अब हम पौधों के बारे में भी जानते हैं कि इसमें पौधे जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अब हम उनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शाक किसे कहते हैं, जिनको हम लोग नॉर्मल भाषा में साग बोलते हैं। और झाड़ियाँ किसे कहते हैं और वृक्ष किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमको एक्टिविटी फर्स्ट में ये बताया गया है कि आपने देखा होगा कि कुछ जो होती हैं, जो तने होती हैं, कुछ जो पौधे होते हैं तने और शाखाओं के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? तने और शाखाओं के रूप में होते हैं। जो कुछ हमसे क्या होते हैं, कम लंबे होते हैं और जो होते हैं क्या, आपसे बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। और कुछ जो होते हैं जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर होती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, तने के बारे में देखते हैं, साइज़ के बारे में। तो तने को स्पर्श करना है, उसको यह देखना है, जानने के लिए यह जानने के लिए कि तना कोमल है या कठोर है, इसे क्या करना है, धीरे से मोड़ना है। जब मोड़ेंगे तो अगर वो टूट जाता है तो इसका मतलब है कि तना क्या है हमारा, अगर टूट गया तो इसका मतलब तना कठोर है। और अगर मुलायम होगा तो यानी कि वो आराम से क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो हमें यह भी जानना चाहिए कि जो शाखाएं होती हैं वो भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। तो इस तरह से हमने जो देखा है, जो शाखाएं होती हैं फ्रेंड्स, वो पौधों में वो क्या होती हैं कि कुछ ऊंचाई से निकलती हैं और कभी कभी जो होते हैं वो जड़ से ही निकलने लगती हैं। तो इस तरह से हमने बहुत टाइप के प्लांट्स को देखा है। अब यहाँ पर एक कॉलम बनाया गया है, सारणी में बोला गया है कि आपको क्या करना है, पौधों का नाम लेना है। जैसे कि यहाँ पर टमाटर लिया गया है और आम लिया गया है और नींबू लिया गया है। तो उसकी ऊंचाई पूछी गई है। तो टमाटर की जो ऊंचाई होती है बहुत छोटी होती है, पेड़ की आपने देखा ही होगा उसका पौधा कितना छोटा सा होता है। और आम जो है उसका भी पौधा जो पेड़ होता है, आम का पेड़ आपने देखा है बहुत लंबा होता है। और नींबू जो होता है उसकी जो लंबाई होती है उसके पेड़ की, तो वो आम से तो छोटी होती है बट टमाटर से क्या होती है, बड़ी होती है। तो स्क्रीन में आपको इनका क्या है, इमेज भी आपको दिख रहा होगा। तो आप इसको देख करके क्या कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। कॉलम 2 में हमें ये बताया गया है कि जो टमाटर मतलब ये टमाटर, आम, नींबू, इसके अलावा और सारे भी प्लांट्स हमको ले सकते हैं। उन जो खाली बॉक्सेस उसको फिल कर सकते हैं।
तो उसमें क्या होता है, कुछ जो होते हैं तने मोटे होते हैं, कुछ हरे होते हैं, कुछ कोमल होते हैं, कुछ कठोर होते हैं। तो उसी तरह से शाखाएँ भी होती हैं, कुछ जो होती हैं वो तने के आधार से निकलती हैं, कुछ जो होती हैं वो तने के ऊपर से निकलती हैं। इसी प्रकार से कॉलम 4 में बोला गया है कि पौधों के जो संवर्ग यानी कि वो पौधे किसके अंतर्गत आते हैं। जैसे टमाटर है तो वो साग के अंतर्गत आता है, आम जो है वो वृक्ष के अंतर्गत आता है, नींबू जो है वो झाड़ी के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स जनरली टमाटर को मतलब कि हम लोग उसका फल ही खाते हैं, लेकिन क्या है वो साग के अंतर्गत ही आता है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो साग के अंतर्गत आते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि टमाटर का जो तना होता है वो क्या होता है, कोमल भी होता है और हरे रंग का होता है। उसी तरह से आम जो होता है उसका तना मोटा होता है, कठोर होता है। नींबू का जो तना होता है वो कठोर होता है। तो इस टाइप से उसके बारे में बताया गया है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको कॉलम के जो स्पेस खाली हैं उसको भी आप फिल कर सकते हैं और सारे पौधों के बारे में जान करके। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे खरपतवार क्या होते हैं, तो खरपतवार वही होते हैं जो हमारे बगीचे वगैरह में क्या करते हैं, जो किसानों में जो अनचाहे पौधे निकल आते हैं बगीचे वगैरह में, तो किसान क्या करते हैं, इनको खेतों से उखाड़ देते हैं। नहीं तो ये सारी जो हमने अनाज बोए हैं ये उसकी जो हमने बोने के लिए जो भी हमने खाद वगैरह डाला है ये उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको निकाल दिया जाता है खेतों से। अब इन्हीं लक्षणों के आधार पर जो पौधे के हमने बताया है कि कौन सी शाख होती है, कौन सा वृक्ष है, कौन सी झाड़ियाँ हैं, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उसको कई भागों में बांट सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये शाख, झाड़ी और वृक्ष इन 3 भागों में बांट सकते हैं। तो जैसा कि आपको ये 7.3 में दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो आप ये जो फर्स्ट वाला देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप 3 डायग्राम देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसमें आपको दिखाया गया है, जो फर्स्ट वाला देख रहे हैं ये एक साग का डायग्राम दिखाया गया है, एंड सेकेंड वाला जो है वो एक आपको झाड़ी का डायग्राम दिखाया गया है, एंड जो लास्ट वाला है इसको हम वृक्ष कहते हैं, ये उसका डायग्राम आपको दिखाया गया है। तो इस तरह से आपको 3 चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स दिखाया गया है यहाँ पर। तो हमने यह जाना कि जो जैसा कि इन लक्षणों के आधार पर हम क्या करते हैं, इनको 3 भागों में बाँट देते हैं। तो जो हमारे ये होते हैं हरे पौधे जो होते हैं, जैसे कि जो हरे और कोमल तने वाले होते हैं उन्हें हम शाक कहते हैं फ्रेंड्स। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो शाक क्या होता है, जो बहुत ही आपने देखा होगा, खाया भी होगा, जैसे पालक हो गया, इसके अलावा बहुत सारे साग होते हैं जो खाते हैं चौराई वगैरह, तो उन सब में क्या देखते हैं, जो उनकी जो पत्तियाँ होती हैं बहुत ही कोमल होती हैं और हरे रंग के होते हैं, उनके जो तने होते हैं भी बहुत कोमल होते हैं और ये छोटे होते हैं, और इनमें अक्सर ज़्यादातर कोई भी शाखाएँ नहीं निकलती, जैसा कि यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा शाखाएँ नहीं निकलती, बट वो आपस में क्या होते हैं, सिमटते रहते हैं और फिर उसी में ही उसको हम लोग साग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें शाखाएँ जो होती है वो तने के आधार के पास से निकलती है और इनका तना बहुत ही कठोर होता है, जैसे कि झाड़ियों में ऐसा होता है। और इसमें जो लेकिन ये जो तने होते हैं बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ही क्या होते हैं, कटीले टाइप के होते हैं और बहुत ही कठोर होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको सेकंड वाला डायग्राम दिख रहा है। अब इसी टाइप से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ऊँचे होते हैं, बहुत ही उनका तना जो होता है खूब एकदम मोटा होता है, मजबूत होता है, गहरा होता है। इनकी शाखाएँ भी होती हैं, भूमि से अधिक ऊँचाई पर निकलती हैं और तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं इनकी शाखाएँ। जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हैं, जो शाखाएँ हैं यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, कहाँ से निकल रही हैं, तने के ऊपरी भाग से निकल रही हैं। जबकि जो पिछला जो हमारा था, ये जो झाड़ियाँ थी, यहाँ पर जो शाखाएँ निकल रही थी फ्रेंड्स, वो कैसे निकल रही थी, उसके तने के एकदम देख रहे हैं जड़ के पास से निकल रही हैं, एकदम नीचे से निकल रही हैं। तो इस तरह से हमने ये तीनों का अंतर समझा कि क्या शाख होता है, क्या झाड़ी और क्या वृक्ष होता है। अब इसी तरह से पहेली ये भी जानना चाहती है कि जो और भी होते हैं छोटे छोटे पौधे या प्लांट्स वगैरह, जैसे कि सेम, लौकी, मनी प्लांट, अंगूर, तो इन सब के तने जो होते हैं वो किस प्रकार के हैं। तो इस टाइप के बारे में इसके बारे में भी आपको अगले चैप्टर में या फिर अगले मतलब क्लास में आपको पता चल जाएगा। और इनमें से कुछ जो होते हैं पौधों को आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, शाख और झाड़ी से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। तो इस तरह से आपने क्या जाना कि जो मतलब ये जो होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं। इसके अलावा जैसे कि बताया गया लौकी, सेम, अंगूर के बारे में, तो उसके बारे में कुछ आपको थोड़ा सा डिस्कस किया गया है
कि जो कमज़ोर तने वाले पौधे होते हैं फ्रेंड्स, वैसे तो यहाँ जनरली आपको एक नॉलेज दिया गया है, लेकिन इसके भी टाइप होते हैं। इसको स्तंभ प्रतान, स्तंभ कंटक, कुछ इस टाइप का नाम लेकर इसको डिवाइड किया जाता है। तो इसमें जो कमज़ोर तने वाले पौधे होते हैं वो सीधे नहीं खड़े हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें हम विसर्पी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसा कि चित्र 7.4 में आपने देखा। जबकि कुछ पौधे जो होते हैं वो उनकी सहायता से, मतलब कि दूसरे पौधों की सहायता से क्या करते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे जिनमें बेलें होती हैं, और ये जो होते हैं शाख और झाड़ियों से भिन्न होते हैं, जैसा कि यहाँ पे मतलब कि पहेली ने भी पूछा। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, जो जैसा आपने लौकी देखा होगा तो वो क्या करता है कि किसी के सहारे से ऊपर चढ़ जाता है। पर आपने ककड़ी जिसको कहते हैं, खीरा और खरबूज वगैरह के बारे में तो सुना होगा। ये जो है यहाँ पे खरबूज का ही जैसे डायग्राम दिख रहा है, तो ये जो होते हैं इन्हें विसर्पी कहते हैं। ये विसर्पी लता होती हैं, ये सिर्फ ज़मीन पे ही फैलती हैं, और कुछ जो होती हैं वो आरोही होती हैं, यानी कि लताएँ होती हैं, चढ़ती हैं किसी के सहारे से, जैसे कि लौकी हो गया, उसके अलावा कद्दू हो गया और सेम हो गया। तो ये सब क्या है, किसी के सहारे से चलती हैं। तो ये हो गया विसर्पी लता और ये है आरोही लता का डायग्राम। तो इसी तरह से हम लोगों ने भी बहुत सारे अपने घर के आसपास बहुत सारे अलग अलग टाइप के पौधे को देखे होंगे। अब हम बात करते हैं तनों की। तो तना क्या होता है? तना जो है, तने में अक्सर क्या होते हैं कि पत्तियां होती हैं, तने में शाखाएं होती हैं, कलियां होती हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं। तने में इन सब चीज़ों को हमने देखा है। और जो इसके लिए कुछ एक्टिविटी बताया गया है कि तने के क्या कार्य हैं या तने में ऐसे क्या प्रॉपर्टी होती है, तो उसके लिए कुछ हमें एक्टिविटी के बारे में समझना होगा। तो इसके लिए एक हमें ग्लास लेना है, उसमें कुछ जल लेना है, उसमें लाल रंग की स्याही लेनी है और एक हमको शाक वाला पौधा लेना है, मैंने शाकी पौधा यानी कि तना वाला पौधा लेना है, और एक ब्लेड लेना है। तो जैसा कि यहाँ पर एक दिखाया गया है, यानी कि एक प्लांट का मतलब कि एक पौधा ले लीजिए या फिर एक उसका एक क्या कर लीजिए, तना ही काट के ले लीजिए, उसको इस ग्लास में डालिए, उसमें कुछ स्याही की कुछ बूंदों को डालिए, फिर साग के तने को जो है वो ग्लास में रख दीजिए और फिर उसको अगले दिन देखिए। तो अब जब अगले दिन आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है कि जो हमने जो लाल रंग की स्याही डाली थी उस ग्लास में पानी के साथ, तो वो जो तना है वो तने में ऊपर चढ़ गई। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो तने में जो है, तने का जो रंग है, अभी हमने ये देखा कि तने का जो कुछ भाग है वो लाल रंग का नज़र आता है। तो हमने यह भी देखा कि तने में जो ऊपर जो चढ़ गया है, अगर हम इसको और समय तक रखते तो ये लगभग गाँव में पहुँच जाता, यानी कि यहाँ तक कि पत्तियों तक भी पहुँच जाता। तो इस तरह से यह पूरा क्या हो जाता, लाल हो जाता। लाल रंग का यहाँ पर वो जो पहुँचा है लाल रंग, वो कैसे पहुँचा है? तो आपको एक बात बता देते हैं कि तने में जो होता है वो छोटे छोटे पाइप्स होते हैं। तना एक पाइप ही है जिसके सहारे से क्या होता है, जल ऊपर चढ़ जाता है। तो इसी टाइप से हमने देखा कि जल जो होता है वो तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का क्या करता है, संवहन करता है, यानी कि उसको ले जाने का कार्य करता है। जो लाल रंग की स्याही है उस पर स्याही की भांति जल में विलीन जो खनिज, इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर स्याही का उदाहरण लिया, इसी टाइप से जो तना होता है वो क्या करता है, जो जड़ होती हैं उसमें जो विलीन जो खनिज होते हैं जल के साथ जो होते हैं तने के साथ ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी खनिज लवण और जल जो है ये तने के साथ साथ ऊपर चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स दिखाया गया है कि तने में जल कैसे ऊपर चढ़ता है। तने में जल ऊपर चढ़ता है और उसके बाद तने को खोल करके दिखाया गया है कि उसके अंदर किस टाइप के मतलब कि छेद होते हैं। तो आप ये रेड कलर का देख रहे होंगे पोर्शन, जैसा कि उस ग्लास में डुबाने के बाद हमने किया, तो ये जो कुछ दिख रहा है, जो आपको रेड टाइप का जो छेद जैसा दिख रहा है, होल, इसी के सहारे जो पाइप के जैसा ही होता है, इसी के सहारे जल और खनिज लवण जो होता है वो पौधों के विभिन्न भागों में फैल जाता है। तो ये सब कहाँ पाया जाता है, तो ये पौधों के जड़ में होते हैं। जड़ में जल रहता है और जल को जो होता है तना विभिन्न भागों में पहुंचा देता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पत्तियों की। तो पत्ती क्या होता है, पत्ती जो होती है हमने हमेशा देखी है, बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो पत्ती क्या होता है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से क्या होती है, जुड़ी होती है, उसको हम लोग पर्णवृंत कहते हैं। जनरली पत्ती किसको कहते हैं जनरली फ्रेंड्स, तो पत्ती क्या होता है, तने से जुड़ी होती है और जहाँ पर वो जुड़ी होती है जिस जगह पे, उसे हम लोग पर्णवृंत कहते हैं। और पत्ती के चपटे और हरे भाग को हम लोग फलक कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम में दिख रहा होगा, तो यहाँ पर जो ये फलक है
ये जो इसका जो ग्रीन कलर का जो भाग है, ये पूरा पोर्शन जो है इसको हम लोग फलक कहते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो तना है ना, तने से आकर पत्ती जिस जगह पे जुड़ी, तो ये जो हिस्सा है इसे हम लोग पर्णवृंत कहते हैं। इसके अलावा जो इसके किनारे के जो पोर्शन होते हैं उसे हम लोग पटल कहते हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर जो यहाँ पे आपको छोटी छोटी जो लंबी लंबी आपको दिख रही होंगी कुछ लाइनें टाइप की, कुछ ऐसे ऐसे जो होती हैं, इन्हें हम शिराएं बोलते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये देखते हैं एक्टिविटी 3 में बोला गया है कि पत्ती का डिज़ाइन कैसा होता है। अगर हमें यह जानना है तो हमें क्या करना है, एक सफ़ेद रंग का कागज़ लेना है, उसके ऊपर हमें पत्ती रखनी है और फिर उसके ऊपर दूसरा पेज रख के हमें क्या करना है, उसको कस के ऐसे दबा लेना है, जैसे इसके डायग्राम में दबाया है इसी टाइप से आपको पकड़ लेना है। और फिर उसके बाद उसके ऊपर से आपको अपनी पेंसिल को तिरछी करके और इसकी नोक को उसके ऊपर पत्ती के ऊपर ऐसे ऐसे करके चलाना है, उसको रगड़ना है। और ऐसा करने से आपको ये दिखाई देगा कि जो पत्तियों की जो रेखाएं होती हैं वो उस पेज पे छप जाएंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पत्तियों में किस टाइप की रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको हम जो रेखाएं होती हैं पत्तियों में, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या फ्रेंड्स, सिरा। तो ये क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है तो इसे हम मध्य सिरा कहते हैं। जैसा कि अभी पिछले डायग्राम में हमने देखा कि पत्ती के बीच में एक मोटी सी सिराएं हुई थी तो उन्हें हम मध्य सिरा कहते हैं। और पत्तियों पर सिराओं द्वारा जो डिज़ाइन बनती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिरा विन्यास। जैसे कि यह ऐसा पत्ती रहता है, ये जो बीच वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं मध्य सिरा। इसके अलावा जो ऐसे ऐसे डिज़ाइन बन जाती है हमारी इस टाइप की, तो उसे हम इन डिज़ाइन को कहते हैं क्या, सिरा विन्यास। तो ये जो डिज़ाइन होती है यह डिज़ाइन ही सिरा विन्यास होती है। यदि यह डिज़ाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा होता है तो इन्हें सिरा विन्यास जालिका रूपी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सिरा विन्यास जालिका रूपी। तो लेकिन इसमें भी कुछ जो होती हैं वो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जैसे ऐसे टाइप की निकलती हैं और कुछ जो होती हैं वो कुछ ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, उसी में ही ऐसे ऐसे निकलती है। तो कुछ जो होती हैं सिरा ऐसे होती हैं, कुछ सिरा विन्यास जो है इस टाइप की होती हैं। तो जो घास की पत्तियों में सिराएं होती हैं वो एक दूसरे में जाली नहीं बनाती, बल्कि क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास, और जो जाली के रूप में बनाती हैं उसे जालिका रूपी सिरा विन्यास। तो हमने दो चीज़ों के बारे में जाना, यानी कि हमने दो चीज़ों के बारे में कैसे जाना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने हमें जो ये डायग्राम दिख रहा है इसमें कुछ इस टाइप की पत्ती बनी है, तो इसमें इस टाइप से जो है पूरी एक जाली बन गई है, इस टाइप से ऐसे करके पूरी एक जाली बन गई है। तो इस टाइप की पत्ती को जालिका रूपी सिरा विन्यास कहेंगे, इसके जो सिरे हैं। और जो ऐसे होती हैं पत्तियाँ, ऐसे जाती हैं, फिर उसके बाद दूसरी ऐसे, फिर उसी पे ही ऐसे ऐसे समांतर होकर के एक दूसरे से सिराएं निकलती रहती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, समांतर सिरा विन्यास। तो यहाँ पर आपको दोनों का डायग्राम दिखा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि उन दोनों के बारे में अच्छे से जान चुके हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इस तरह से आपको बताया गया है कि किस तरह से मतलब पत्तियों में क्या चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए कुछ एक्टिविटी बताई गई है कि आपको पॉलीथीन लेना है, दो पारदर्शी पॉलीथीन लेना है और कुछ धागा लेना है। इसको क्या करना है, इस एक्टिविटी को 2 दिन के समय ही करना है, जब क्या हो, धूप खिली होती है। हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जैसे 2 पॉलीथीन लेते हैं, ठीक है। अब पॉलीथीन को क्या करते हैं, 2 अलग अलग पत्तियां लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं कि धूप में ही करना होता है। अब हम क्या करते हैं, दोनों पत्तियों को क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं, मतलब दोनों पत्तियों को पॉलीथीन के अंदर बांध कर धूप में रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक पॉलीथीन में दूसरी पत्ती को और एक पॉलीथीन से धूप में रख देते हैं। फिर कुछ घंटे के बाद हम देखते हैं कि जो पॉलीथीन है उसके अंदर जल की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं। तो जल की ये जो बूंदें दिख रही हैं फ्रेंड्स, तो हमने यह जाना कि पत्तियों में क्या है, जल की बूंदें पाई जाती हैं। यानी कि हमारी जो पत्तियां हैं हरी हरी या फिर और भी कलर की, तो उसमें जो बूंदें हैं वो कहाँ से आई, तो यह अभी हमने जाना कि यह जो बूंदें हैं वो कैसे आई। तो ये तनों के द्वारा ऊपर ऊपर चढ़ गई और पत्तियों में फैल गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पत्तियाँ क्या कर रही हैं फ्रेंड्स, उसमें पानी कहाँ से आया, तो यह तने के माध्यम से आया। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि पॉलीथीन लिया, उसको कवर कर दिया और फिर उसके बाद उसके अंदर देख रहे हैं कि हमको पानी की हल्की हल्की बूंदें दिख रही हैं। तो ये जो बूंदें दिख रही हैं यह क्या हुआ, हमारे पत्तियों से ही आया। तो इस तरह से हमने देखा कि यह जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली और इस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा
हम पौधे बड़ी मात्रा में जल को क्या करते हैं, वायुमंडल को पौधे जो है बड़ी मात्रा में जल को छोड़ देते हैं वायुमंडल में। तो हमने पत्तियों के ऊपर जो है थैली को क्यों बांधा, तो ऐसा करने से हमें क्या अपनी इस तरह से नॉर्मल आइज़ से हम देख सकते थे कि पानी कैसे निकल रहा है पत्तियों से, तो हमें नहीं दिखता। लेकिन हमने जैसे ही पन्नी वाला एक्टिविटी किया तो हमें पता चल गया कि पॉलीथीन लगाने से क्या हो गया कि पत्तियों से जो है वो पानी बाहर निकल रहा है। तो हमें उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगा। वैसे तो पॉलीथीन अगर हम लोग नहीं लगाते तो पत्तियों से पानी ऊपर वाष्प बन के ऊपर चला जाता, वाष्पोत्सर्जन हो जाता। लेकिन वो पुनः जो वाष्पोत्सर्जन हो करके पॉलीथीन के अंदर फिर से पानी के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो हमने अभी पिछले चैप्टर ही में पढ़ा, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, संघनन। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं संघनन। तो ये जो क्रिया है इसे हम क्या कहते हैं, संघनन। तो इस तरह से एक्टिविटी 5 में हमको यह कहा गया है कि पत्तियों के और भी कार्य के बारे में हमको जानना है, तो हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो पत्ती लेते हैं, एक स्प्रिट लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, एक परख नली लेते हैं, एक बर्नर और एक स्टैंड वगैरह, हम जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है कुछ इस टाइप की चीज़ें हम लेते हैं, और साथ ही नमक हम ज़रूर लेंगे। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो एक परख नली में पत्ती को लेंगे, उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डाल देंगे जिससे पत्ती जो हो पूरी तरह से उसमें डूब जाए। अब इस परख नली को क्या है, आधे भरे हुए जल से मतलब बीकर में रख लेना है। अब बीकर को उतना देर तक गर्म करना है जब तक कि पत्ती का हरा रंग पूरी तरह से बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकाल कर जल से भली भांति उसको धोना है। इसे प्लेट में रख कर आयोडीन की कुछ मात्रा यानी कि नमक की कुछ मात्रा इसमें डालनी है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने चैप्टर 2 में किया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि खाने में हमारे मंड है या नहीं, तो हमने क्या किया था, कुछ एक आयोडीन डाल कर ही उसमें क्या किया था, एक एक्टिविटी की थी जिससे हमें पता चल गया था कि काले रंग के धब्बे या फिर उसमें नीले रंग के जो धब्बे थे, जो कि यह बता रहा था कि उस खाने में क्या है, मंड उपस्थित है। जैसे ही कच्चे आलू के लिए भी हमने देखा था करके कि उसमें मंड उपस्थित है कि नहीं। तो पत्तियां जो होती हैं इस तरह से हमने देखा कि पत्ती का रंग जो है वो चेंज हो रहा है। तो परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में क्या करती हैं, अपना भोजन बनाती हैं। फ्रेंड्स, उसके पहले आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि पत्ती का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी बैंगनी रंग का हो गया, यानी कि हमारी पत्तियों में क्या है, मंड उपस्थित है। तो पत्तियां जो होती हैं क्या करती हैं, हम यहाँ पे पत्तियों के कार्य के बारे में जानते हैं। पत्तियों का क्या है, ये कार्य है। क्या कार्य है पत्तियों का, कि पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं और इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ये हमारा एक प्रकाश संश्लेषण का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमको यहाँ पे पॉइंट मिल गया, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अब तना जैसा कि हमने देखा कि तना क्या करता है, तना पत्ती को जल पहुंचाता है, हमने अभी आपको बताया। और पत्ती जो होती है इस जल का उपयोग अपने भोजन बनाने के लिए करती है। और पत्तियों से जल की कुछ मात्रा जो होती है वो ह्रास के रूप में यानी कि लॉस हो जाती है कुछ, तो वो कितनी मात्रा, वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकल जाती है कुछ। तो उसमें क्या करती है फ्रेंड्स, पत्तियाँ जो होती है सिर्फ 5 to 4% ही जो होती है वो वाटर को यूज़ करती हैं। बाकी जो 95 से 96% जो वाटर होता है वो हो जाता है क्या फ्रेंड्स, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है उसका। बाकी जो बचे हुए इतने पानी है, सिर्फ इन्हीं का उपयोग वो भोजन बनाने में करती है। तो यानी कि बहुत ही कम समय में बहुत ही कम पानी लेकर पत्ती अपना भोजन बना लेती है पौधों के लिए, और फिर इस तरह से एक मतलब कि संतुलन वातावरण में बना रहता है। अब बात करते हैं जड़ की। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पत्ती और तने हैं इनको जल कहाँ से मिल रहा है, तो यह कार्य जो है वो जड़ें करती हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे जड़ की तरफ। तो जड़ क्या होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बूझो और पहेली क्या कर रहे हैं, पेड़ में पानी डाल रहे हैं, लेकिन दो तरीके हैं। बूझो किस तरह से पानी डाल रहा है और पहेली कहाँ पे पानी डाल रही है, आपको ये ध्यान से इस डायग्राम में देखना है। बूझो जो है वो पत्तियों में डाल रहा है, जबकि ली है वो पौधों के जड़ में डाल रही है पानी। अगर वो जड़ में डालेगी तो जड़ पानी अवशोषित कैसे करेंगे, तो तनों के सहारे से करेंगे, जैसा कि हमने भी तने के बारे में पढ़ा है। तनों में क्या होती है, सिराएं होती हैं, तो उस तरह से वो उसको अवशोषित करके फिर उसके बाद पत्तियों में पहुंचा देती है। तो पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है, तो वह तो जड़ ही है।
तो उसके लिए पहले हमें क्या करना है फ्रेंड्स, एक एक्टिविटी जाननी है। तो हमें 2 गमले लेने हैं, उसमें कुछ मिट्टी भरनी है, उसमें कुछ खुरपी लेना है एक हमको, और ब्लेड या कैंची को लेना है और जल को लेना है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है फ्रेंड्स कि बगीचे में 2 पौधों को लेना है, उसको आसानी से उखाड़ना है। एक पौधा ऐसा लेना है जो हमारा क्या हो, जड़ सहित हो, और एक ऐसा हो जो जड़ रहित हो। 2 पौधे लेने हैं। अब इन दोनों, जैसे अगर जड़ सहित रहेगा तो उसको उखाड़ लेंगे, फिर उसके बाद जिसमें एक में क्या करेंगे, जड़ काट के दूसरे गमले में लगा देंगे। तो दोनों को हम लोग 1 हफ्ते के लिए रख देंगे। इस तरह से 1 हफ्ते के बाद हम उसमें लगातार पानी देते रहेंगे। लेकिन फिर 1 हफ्ते बाद देखते हैं, दोनों पौधों में नियमित रूप से पानी देने के बावजूद भी एक में जिसमें जड़ नहीं था वो पौधा क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो जड़ का और भी हम लोग कार्य जानते हैं। तो किस तरह से हमने देखा कि जड़ के और भी कार्य होते हैं। जड़ के क्या कार्य होते हैं फ्रेंड्स, जड़ जो होता है वो मजबूती प्रदान करता है पौधों को। तो मजबूती जानने के लिए हमें एक्टिविटी 7 देखना है कि तो हमने अभी एक्टिविटी 6 में क्या देखा, हमने ये देखा कि जड़ के क्या कार्य थे हमारे। जड़ जो था वो क्या कर रहा था, जल को अवशोषित कर रहा था, और वही जल हमारे पौधों के विभिन्न भागों में पहुंच रहा था तने के माध्यम से। अब बात करते हैं कि वो दूसरा कार्य क्या है जड़ का। तो जड़ जो है वो मजबूती प्रदान करता है। उसके लिए हमें क्या करना है, एक मक्का लेना है या चना, मक्का और चना लेना है, उसके बीज को, रुई और कटोरी और एक थोड़ा सा जल लेना है। दोनों कटोरियों को लेना है आपको। फिर उसके बाद उसमें जल में क्या करना है, दोनों को मतलब एक कटोरी में चने और के कुछ 3-4 दाने और दूसरे में मक्के के दाने डाल देने हैं। जल डालकर उसमें रुई को हमेशा क्या करना है, नम रखने के लिए, बीज को अंकुरित रखने के लिए उसमें डाल देना है। मतलब रुई को जो है वो क्या करना है, उस जो भीगे हुए कटोरे हैं उसमें रख देना, ताकि हमेशा चना जो है वो नम बना रहे और मक्का भी हमेशा नम बना रहे। 1 हफ्ते के बाद हम उसको क्या देखते हैं फ्रेंड्स, खींच करके हमको रुई में से क्या करना है, रुई से बाहर खींच करके हम निकालने का प्रयास करते हैं। यानी जो चना और जो मक्का है वो बहुत ही अच्छे से जम गया और रुई में फंस गया है। तो हम देख रहे हैं रुई क्या है, रुई को मान लीजिए हमारा मिट्टी है, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि मिट्टी में ही हमारे जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें भी इसी टाइप से फंस जाती हैं, और पौधे की जो जड़ें फंस गई तो पौधों ने क्या किया, हमारे मतलब कि जड़ों ने क्या किया, जो पौधों को क्या करी, मजबूती प्रदान करी। तो हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, ऐसा हम लोगों ने हमेशा देखा है। हम उन्हें मिट्टी से खोद कर, हमको एक्टिविटी 6 में भी पौधों की ज़रूरत थी तो हमने ऐसे ही किया था, हमने उसको मिट्टी से खोद कर निकाला, और पौधों को जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती बनाए रखती हैं, और इन्हीं मिट्टी से पौधों को क्या कहते हैं, पौधों का स्थिरक कहते हैं। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहते हैं। जड़ों को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्थिरक कहते हैं। तो हमने ये 2 चीज़ें जानी जड़ों के बारे में, एक तो पानी देता है, दूसरा क्या कार्य करता है, मजबूती प्रदान करता है। जड़ की और भी सारी विविधताएं होंगी, तो इसका कैसे पता लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अब चने और पौधे की जड़ों को ले लेते हैं, देखते हैं, और फिर उसके बाद हमें क्या समानताएं मिलती हैं फ्रेंड्स। तो हम 2 जड़ लेते हैं, एक चना का लेते हैं और एक जड़ लेते हैं हम किसका, मक्के का। तो हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। एक होता है जो फर्स्ट वाला है वो क्या है, मक्के का जड़ है, एंड जो सेकेंड वाला है आपको डायग्राम दिख रहा हो बी, दैट इज़ चना का जड़ है। तो फ्रेंड्स आपको इसी के बारे में बताना है। सॉरी फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दो चने और मक्के की 2 जड़ें दिख रही हैं, इसमें क्या समानता है, वो किस रूप प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, तो हमें यह बताना है। तो आपको यह दिख रहा होगा कि इसमें जो है पहला वाला हमारा बताना है किसकी जड़ें हैं, तो पहला वाला मक्के की जड़ें हैं, एंड सेकेंड वाला जो है वो चने की जड़ हैं। तो हमने यह देखा कि जड़ें जो होती हैं वो कई टाइप की होती हैं। एक तो वो ऐसी जड़ें होती हैं जो कि पौधों को क्या करती हैं, जिनको हम मुख्य जड़ें कहते हैं। तो मुख्य जड़ों को हम लोग मूसला जड़ें कहते हैं, और दूसरी जो उसके किनारे छोटी छोटी जड़ें निकली होती हैं उन्हें हम पार्श्व जड़ कहते हैं। फ्रेंड्स इसका कंक्लूजन बस ये निकलता है कि हमने जड़ को 2 टाइप में बांट दिया है। एक वह जिन्हें हम मूसला जड़ कहते हैं, दूसरे वह जिन्हें हम झकड़ा या रेशेदार जड़ कहते हैं। आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। इसमें आपको जड़ में दिख रहा होगा कि मूसला जड़ें वह होती हैं जिनमें क्या होती, पहले मुख्य जड़ एक समांतर होती है, मतलब इसमें मुख्य रूप से एक समांतर जड़ निकलती, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस टाइप से। इसके अलावा रेसे रेसे टाइप के कुछ छोटी छोटी जड़ें निकली होती हैं, उन्हें पार्श्व जड़ कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक जड़ जो होता है वो मेन होता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मूसला जड़ बोलते हैं। लेकिन जो सेकेंड डायग्राम में आप देख रहे हैं रेशेदार जड़ें, इसमें क्या है फ्रेंड्स कि इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है,
इसमें बहुत सारी जड़ें निकली हुई हैं और सभी जो हैं वो लगभग समान ही साइज़ की हैं। तो एक टाइप का क्या हो रहा है कि एक झकड़ा टाइप का बन रहा है, मतलब कि एक रेशा जैसा बन रहा है, तो इसलिए हम इनको रेशेदार जड़ कहते हैं। तो हमने 2 टाइप के जड़ों के बारे में जाना, एक तो झकड़ा जड़ और दूसरा जो होता है रेशेदार जड़। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस तरह से हमने जाना कि सभी जड़ें एक समान दिखाई नहीं देती, मतलब एक समान दिखाई देती हैं, जिसमें दिखाई देती उन्हें हम झकड़ा जड़ कहते हैं। झकड़ा जड़ में आपको दिख रहा है सभी जड़ें की लगभग साइज़ एक समान है, और मूसला जड़ें जो होती हैं उसमें सभी जड़ों की साइज़ एक समान नहीं होती, उसमें मुख्य जड़ें होती हैं, एक बीच में मुख्य जड़ होता है, बाकी किनारे छोटे-छोटे उसमें पार्श्व जड़ें होती हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर जाने पौधों के बारे में। तो हमें एक यहाँ पे चार्ट को फिल करना है कि पौधे बताना है, एक पौधे का नाम लेना है, उसके बाद उसके शिरा विन्यास के बारे में बताना है और उसके जड़ के बारे में बताना है, जड़ के प्रकार के बारे में कि वो किस टाइप का जड़ है, झकड़ा जड़ है कि मूसला जड़ है। इसी टाइप से शिरा विन्यास तो हमने आपको बता ही दिया है कि मतलब पत्तियों में किस टाइप के शिरा विन्यास है, मध्य शिरा विन्यास है कि समांतर शिरा विन्यास है, मतलब कि जैसा कि आपको हमने बताया है उस टाइप से। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि जड़ें जो होती हैं मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज लवण को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाता है। पत्तियाँ भोजन को संश्लेषित करती हैं और यह भोजन तने से हो कर के विभिन्न भागों में क्या होता है, संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने कुछ जड़ों के बारे में जाना, जैसे गाजर मूली वगैरह भी, गाजर मूली, शकरकंद हो गया, शलजम हो गया, टैपियोका, ये सभी जो है फ्रेंड्स जड़ें होती हैं और हम जड़ों को खाते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके हम तनों को खाते हैं, जैसे आलू हो गया, अदरक हो गया, तो अरवी हो गई, ये सब तने के अंतर्गत आता है। इसी तरह से कुछ ऐसे मतलब पौधे या पेड़ होते हैं जिनके हम फलों को खाते हैं। तो हम पौधे के विभिन्न भागों को खाते हैं फ्रेंड्स। तो टाइप का पौधा है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो हमने देखा तना जो है वो 2 तरफ़ा कार्य करता है, उसके 2 मार्ग होते हैं। एक तो वह नीचे से ऊपर भी कार्य करता है और दूसरा वह ऊपर से नीचे, यानी तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर। तो जो कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं फ्रेंड्स, तो वाटर, जल जो होता है फ्रेंड्स वो क्या करता है, हमारा नीचे से ऊपर की ओर जाता है पत्तियों में। लेकिन जो हमारा भोजन होता है फ्रेंड्स, जिसको हम फूड कहते हैं, भोजन जो होता है वो पत्तियों से क्या करता है, विभिन्न भागों में फैलता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर आता है। तो इस टाइप से हमने 2 चीज़ों के बारे में जाना फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं पुष्प की। तो पुष्प में आप कैसे जानेंगे कि एक पौधे को देखकर कैसे बता सकते हैं कि वो किसका पौधा है? कि आपको इस टाइप से एक केवल डंडी दे दी जाए तो आप बता सकते हैं, या फिर आपको इस टाइप से आपको एक केवल पौधा दे दिया जाए तो बता सकते हैं, या फिर पौधों को हम क्या कर सकते हैं, पुष्प के साथ अगर पौधा दे दिए उसके बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमको पूरा एक पौधा दे दिया जाए, पुष्प सहित पौधा, तभी हम उसके बारे में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि गेंदा, सूरजमुखी, गुलदाउदी, ये सब क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये सभी क्या होते हैं, एक पुष्प नहीं है बल्कि पुष्प क्या है, एक गुच्छा जैसा होते हैं, गुच्छा होते हैं पुष्प का। तो आपको अब पुष्प के बारे में मैं बताती हूँ कि जैसा कि यहाँ पे बहुत ही क्लियर डायग्राम बना है। तो पुष्प का जो ये हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं बाह्य दल, जो कि ग्रीन वाला पोर्शन है, और जो कलरफुल पोर्शन होता है उन्हें हम बोलते हैं पंखुड़ी। तो इस तरह से हमें पुष्प के 2 भाग पता चले। तो अब आपको यहाँ पर पुष्प के विभिन्न भागों को आपको जानना है। तो यहाँ पे विभिन्न, जैसे बहुत सारे पुष्प होते हैं, उनकी पंखुड़ियों के रंग भी क्या होते हैं फ्रेंड्स, अलग अलग होते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि इनमें कौन सा बाह्य दल होता है, कौन सा स्वतंत्र जीव होता है। तो आपको कुछ मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करती हूँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे समझिएगा कि हमसे यह बोला गया है कि आप पुष्प को कब क्लियरली बता सकते हैं, कब देख करके स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, कि जब वो खुला हो या जब वो क्या हो, पूरी तरह से क्या हो, बंद हो। तो जब कोई पुष्प जो हो वो पूरी तरह से क्या हो, खुला हुआ हो, स्पष्ट रूप से हम कब देख सकते हैं, जब उसकी पंखुड़ी क्या हो, उसमें जुड़ी हो,
अथवा जब वे क्या हो, स्वतंत्र हो। तो हम क्या कैसे देखकर बता सकते हैं ये किसका पुष्प है? तो जैसा उदाहरण हम ले रहे हैं कि यहाँ पे घंटाकार पुष्प का उदाहरण लिखा है और उसका कुछ आंतरिक भाग इसमें दिखाया गया है। तो इसमें आपको दिखाया गया है, तो इसमें आपको ध्यान से देखना है कि इसमें कौन सा भाग पुंकेसर है, कौन सा स्त्री केसर है। अब हमने क्या नया वर्ड सीखा, ये पुंकेसर और स्त्री केसर क्या होता है। तो आइए अब हम ये जानते हैं। तो हम जानते हैं पुंकेसर क्या है और स्त्री केसर क्या है। तो पौधों का वह भाग जिसमें क्या होता है, मतलब कि पुष्प जो होते हैं मतलब अन्य पुष्प को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। तो पुंकेसर को हम जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या आपको ज्ञात करनी है। फ्रेंड्स, हमको यहाँ पर पौधों के भागों के बारे में जानना है, तो हम आपको पौधों के विभिन्न भागों के बारे में बता सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो पौधों का आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये बाह्य दल हो गया। जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये बाह्य दल हो गया, और जो आपको रेड वाला हिस्सा दिख रहा है ये क्या है फ्रेंड्स, ये उसकी पंखुड़ियाँ हो गई। इसके अलावा जो आपने यहाँ पे येलो कलर का पार्ट देखा है ये उसका पुंकेसर है, और जो बीच में जो ग्रीन कलर की दिख रही है आपको दैट इज स्त्री केसर, और उसके ऊपर जो कुछ जैसा टोपी जैसा बना हुआ है ये फ्रेंड्स क्या है, आपका परागकोश। तो हमने यहाँ पर पुष्प के कई सारे भागों के बारे में जाना, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें पुष्प के पुंकेसर की, तो पुंकेसर में क्या होता है, दो भाग होते हैं। एक तो ये जो होता है लंबा सा जो डंडी जैसा होता है इसे हम तंतु कहते हैं, और जो ऊपर गोल सी आकृति बनी होती है इसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पराग कोश बोलते हैं। और इन्हीं पराग कोशों से फ्रेंड्स क्या निकलते हैं, परागकण हमारे पुष्पों से बाहर निकलते हैं। अब बात करते हैं स्त्री केसर की, तो स्त्री केसर के भी 3-4 भाग होते हैं वैसे तो। ये होता है अंडासन, ये है अंडाशय, ये है वर्तिका एंड ये है वर्तिकाग्र, ऊपर वाला हिस्सा वर्तिकाग्र। तो इस तरह से इसके भी 3-4 भाग होते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि एक पुष्प के जो है वो कई सारे भाग हैं, तो कई प्रकार के भाग होते हैं फ्रेंड्स। तो अब एक्टिविटी 11 में हमसे यह कहा गया है कि अब एक पुष्प के अंडाशय की आपको क्या करनी, संरचना का अध्ययन करना है। और यह स्त्री केसर का क्या होता है, सबसे निचला और फूला हुआ भाग होता है। जो ये स्त्री केसर का सबसे निचला और फूला हुआ भाग क्या होता है, अंडाशय होता है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए हमें इसको काटना पड़ता है, और यह जानने के लिए कि यह अंडाशय को किस प्रकार काटना है, आपको एक ब्लेड लेना है और क्या करना है, उसको बीच से इस टाइप से कट करना है, और उसके ऊपर पानी आपको लगातार डालते जाना है। और आपको क्या करना है, फिर उसके अंदर के कुछ हिस्से को आप काट करके देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आप उसको एक लेंस की सहायता से आप उसको देख सकते हैं। तो आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय के आंतरिक भाग का आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, अध्ययन करेंगे। तो आपको क्या दिख रहा होगा, आप डायग्राम में आप देख रहे होंगे इसको कट करने के बाद, तो आपको गोल छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, बीजांड कहते हैं। तो इसके आंतरिक भागों को आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से पूछा गया है कि क्या सभी पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर पाए जाते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो सकता है ना भी हो, तो और हो सकता है कि उसमें प्रेजेंट भी हो। और पूछा गया है कि आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिसमें बाह्य दल और पंखुड़ी समान होते हैं, या फिर कुछ ऐसे पुष्प भी होते हैं जिनकी पंखुड़ियों की संख्या जो होती है वो असमान होती हैं, कहीं कुछ होती हैं, छोटी बड़ी भी होती हैं। और क्या ये संरचनाएं सदैव एक जैसी होती हैं? तो ऐसा नहीं है। विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी और पुंकेसर, स्त्री केसर की संख्याओं में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इसकी तो अनुपस्थिति भी हो सकती है। तो इस तरह से हमने जाना कि यहाँ पर क्या है कि पुष्प के बहुत सारे भाग हो सकते हैं। तो आपने तना, पत्ती एवं जड़ के लक्षण और कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया, और उसके बारे में अब डिटेल से डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, हायर क्लासेस में। तो इस तरह से हम फलों के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर प्राइस वगैरह दिया गया है आपको, और उसका समरी भी बना है। समरी का आप शॉर्ट नोट्स में स्क्रीनशॉट लेकर के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो और यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज वगैरह दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।